हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स टारगेट। हमारी फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसे डिनोट किया जाता है जी से, वो उसकी वैल्यू क्या है और वो उसके प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमने ऑलरेडी हमारे पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज की हमारे सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, वो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो किस तरह से वेरी होती है। और जैसे कि अलग अलग एमसीक्यूज में या फिर अलग अलग न्यूमेरिकल में सिचुएशन अलग होगी, तो उस सिचुएशन के अनुसार जी का वैल्यू या फिर जी का फॉर्मूला हमें क्या लेना चाहिए जिससे आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाए। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट्स कंसीडर दिस इज अर्थ। हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम ये भी जानते हैं कि इस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस पे अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, उसको उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। अब इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आता है उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो फोर्स इस पे एक्ट होता है, इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन तैयार होता है, इसे कहा जाता है ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिनोट किया जाता है बाय द लेटर जी। अब ये जो जी है, ये जी का वैल्यू कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका डिपेंडेंसी क्या है, वो डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के लिए लेट्स कंसीडर अर्थ विथ मास कैपिटल एम। अर्थ का सेंटर होगा ओ। लेट्स कंसीडर कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। नाउ सेकेंड पॉइंट, लेट्स कंसीडर ऑब्जेक्ट हुज मास इज स्मॉल m। और ये जो मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे है ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो अर्थ अपना फोर्स एक्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट पे, वो कितना होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। और ये फोर्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। सो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इस केस में डिनोटेड बाय द लेटर जी। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एम जी। आपके पास फोर्स का एक फॉर्मूला है, आपके पास फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है, लेट्स इक्वेट इट। तो ये क्या हो गया आपका, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम अपॉन आर स्क्वायर। आपका स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है स्मॉल g की। तो स्मॉल g का वैल्यू क्या आ गया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज gm अपॉन R स्क्वायर। अब अगर आपने ध्यान से देखा तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिपेंड किस पे है, g क्या है, g पे, कैपिटल M पे और कैपिटल R पे। इसमें कैपिटल G क्या है, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जी का डिपेंडेंस किस पे है, कैपिटल एम पे और कैपिटल आर पे। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किस पे डिपेंड होगी, तो प्लैनेट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड होगी। इसका हम दूसरा मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, उस पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता। तो मास जो ऑब्जेक्ट है आपका
वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, इस पे स्मॉल जी डिपेंड नहीं करेगा। स्मॉल जी किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन प्लैनेट। प्लैनेट का मास कितना है, प्लैनेट का रेडियस कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जी। जी इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखते हैं इसका यूनिट क्या है। अब ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट, इन एसआई सिस्टम। एंड इन सीजीएस सिस्टम ये होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट। अब इसका वैल्यू कितना आता है? तो इसका वैल्यू है स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, वेयर एज अगर आप सीजीएस सिस्टम कंसिडर करते हो तो आपको जी का वैल्यू लेना पड़ता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इन द सेकेंड CGS system. Now this is the value of small g and unit of the small g. Let's find out what is the dimension of small g. Small g के dimension find out करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G m r स्क्वायर। सो यहाँ पे कैपिटल G का डायमेंशन, कैपिटल M का डायमेंशन विच इज मास, और डिवाइडेड बाय कैपिटल R दैट इज डिस्टेंस का स्क्वायर। हम जानते हैं कि G का जो डायमेंशन है वो कितना है? -1, -2, 3। सो ये है G का डायमेंशन इनटू मास, मास का 1 है, L0 T0 है इस केस में, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपका मास 0 है, डिस्टेंस ट्वाइस है और टाइम 0 है। अगर ये सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है L-T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल g। ये आपको MCQ में आ सकता है। अब ये जो स्मॉल g का वैल्यू है, जो हमने देखा कि कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। इसका मतलब है g किस पे डिपेंड करेगा? एक तो मास पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो डिस्टेंस है। तो g का जो वैल्यू है वो वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि g का वेरिएशन विथ हाइट है कि उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है। अगर वो अर्थ के सरफेस पे, जो हमने केस यहाँ पे डिस्कस किया था, ये अर्थ के सरफेस पे अगर है तो जी का वैल्यू इतना आएगा। अगर ये अर्थ के सरफेस के ऊपर एट हाइट m है तो एज पर द हाइट जी का वैल्यू वेरी करेगा। या फिर अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे ना होते हुए अर्थ के सेंटर की तरफ इनटू द अर्थ जाए, बिलो द अर्थ जाए, अर्थ सरफेस जाए, तो यहाँ पे जी का वैल्यू वेरी होता है। तो जी का वैल्यू वेरिएशन विथ डेप्थ भी है, एज वेल एज जी का वैल्यू अर्थ का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, और जी का वैल्यू अर्थ के रोटेशन की वजह से भी, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से भी वेरी करता है। तो जी का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन आपको अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन के अनुसार न्यूमेरिकल MCQs में एक सिचुएशन डिस्क्राइब किया जाएगा और आपको अल्टरनेटिव दिया जाएगा। अगर वो सिचुएशन आपको इनमें से किसी केस में फिट बिठाना है, और जो फॉर्मूला होगा, जो रिलेशन होगा, जो डिपेंडेंसी होगी, जो अंडरस्टैंडिंग आपका जी का होगा अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, उस हिसाब से आपको एक करेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी इस अलग अलग सिचुएशन पे आ सकते हैं। तो जी का जो फॉर्मूला है वो हमने देख लिया। स्मॉल जी का फॉर्मूला है Gm अपॉन आर स्क्वायर। वो हमने किस तरह से निकाला? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, और फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन है। दोनों इक्वेट करो, देन यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ जी। और यही सिस्टम या फिर यही लॉजिक आपको इन अलग अलग केसेस में भी लगाना है। और जी का वैल्यू लेट्स से जी डैश है, अलग अलग पेज में वो अलग अलग होगा, तो वो जी डैश का वैल्यू कितना है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हाइट जी का वैल्यू किस तरह से वेरी होता है। तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू द हाइट h। अब देखो हमने कंसिडर किया था फर्स्ट केस में कि जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट m है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितना आता है? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये किस तरह से आया था? हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है,
और फोर्स इक्वल टू Gmm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर है, इजंट इट? तो ये दो इक्वेशन हमने इक्वेट करने के बाद हमें मिला था स्मॉल g का वैल्यू, जो एक स्पेशल केस है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एट द सरफेस है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट एट द सरफेस पे नहीं है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर अलग है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है r, इसकी वजह से ये आया था r स्क्वायर। अब ये अगर ये ऑब्जेक्ट एट हाइट h है, दिस इज द ऑब्जेक्ट m, तो ये है ऑब्जेक्ट m जो अर्थ के सरफेस पे नहीं, तो एट हाइट h है। इसका मतलब है अर्थ के सरफेस से इसका डिस्टेंस है h, और फ्रॉम द सेंटर उसका डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक उसका डिस्टेंस होगा r प्लस h। मतलब अर्थ एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जिसका मास होगा कैपिटल M, और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका जिसका मास है स्मॉल m। तो ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलाउंग ये फोर्स एक्ट होगा। तो ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, h और r, दैट इज r प्लस h। तो जो सेकंड केस है जिसपे हमने एट हाइट h है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, वो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन एट सरफेस नहीं है, एट द हाइट h है, तो लेट्स से दिस इज h, mgh। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f कितना है, gm अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में, h और r, दैट इज r प्लस h। तो यहाँ पे आएगा r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन अगर आप इक्वेट करते हैं, देन यू विल गेट gh इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर gh। gh कितना आया, gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसमें gh दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इसका और एक मीनिंग या फिर इंटरप्रिटेशन हम ये ऐसा लगा सकते हैं कि h अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली r प्लस h की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। So if this parameter goes on increasing, the value of g will go on decreasing, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे g का वैल्यू कम होता जाएगा। इसका हम इस डायग्राम में किस तरह से उसे समझ सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ हाइट h की तरफ जाओगे, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा g का वैल्यू क्या होता जाएगा, g विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ये आपको न्यूमेरिकल में आएगा कि जैसे कि हाइट बढ़ता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये जिस तरह से हाइट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो एट स्पेसिफिक पॉइंट यू विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जीरो। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये कम होता जाएगा, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब जो वैल्यू ये जीरो हो जाएगी, तो जिस हाइट पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां तक ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिव होगा, उसके बाहर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट नहीं होगा। इस डिस्टेंस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ g ऑन h, कि h की वैल्यू मतलब सरफेस से अगर आप अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो g का वैल्यू क्या होता है, कम होता जाएगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग। एट वन पॉइंट इट विल बिकम जीरो। अब जहां तक वो जीरो हो जाएगा उतना एरिया आपका अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक्टिव होगा, उसके अंदर अर्थ का फील्ड एक्टिव है, इस वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसके बाहर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। That is the interpretation or that is the explanation of variation of g with respect to the height h. अब दूसरा एक केस आता है कि अर्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस से अगर हम अंदर की तरफ अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, तो अगर हम ये डेप्थ कहते हैं, तो अंदर की तरफ जाते हैं तो भी g का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जो है, दो मास जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली g की वैल्यू चेंज होगी।
तो जी की वैल्यू डेप्थ अगर सेंटर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो जी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है वो एक पैरामीटर हमें डिस्कस करना है। इसके साथ अर्थ का जो शेप है और अर्थ का जो रोटेशन है अलोंग इट्स ओन एक्सिस, इसकी वजह से भी जी का वैल्यू वेरी होता है। तो जी का वैल्यू शेप की वजह से भी वेरी होता है और जी का वैल्यू रोटेशन की वजह से भी वेरी होता है। तो किस तरह से वेरी होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, अगर ये कंटेंट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो ये कंटेंट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।